हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो स्वागत है आपका एसआर सैनी यूट्यूब चैनल पर। आज अपन वापस वही 10th क्लास का जो 2 क्लास मैंने पहले दी थी, आज एक तीसरी क्लास अपन लेके आए हैं। और उस क्लास के अंदर वापस वास्तविक संख्याओं से संबंधित एक क्वेश्चन और उसके बाद में एक अपरिमेय सिद्ध करने वाला क्वेश्चन अपन सोल्व करेंगे। तो पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ये क्वेश्चन भी बोर्ड में पहले आ चुका है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक एक नंबर के इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। 2 क्वेश्चन पहले मैंने करवा दिए हैं उस वीडियो में। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन दे रखा है वो क्वेश्चन है अपने पास में यहाँ पे कि निम्नलिखित संख्याओं को गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। जो भी संख्या अपने पास में होगी उनको किस रूप में लिखना है? गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, इनके अभाज्य गुणनखंड करके गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है। तो जैसे सबसे पहले जो संख्या दे रखी है वो 156 है। कितनी है? 156। तो 156 का अपन अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर इसको गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले इसमें डिवाइड हो रहा है वो 2 से हो रहा है, 7 बार जाएगा, 8 बार जाएगा, फिर 2 से जा रहा है, 3 बार जाएगा और फिर जाएगा 9 बार। आधा ही होगा ना इसका। उसके बाद में फिर जा रहा है वापिस 3 का। तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 3। अब जा रहा है इसमें 13 का। तो इसको अपन को जो संख्या दे रखी है 156, इसका अपन गुणनफल के रूप में, किस रूप में? गुणनफल के रूप में इन संख्याओं को दिखाना है। तो सबसे पहले 2 दिखाएंगे, फिर 2 दिखाएंगे, फिर 3 और फिर 13। इसको इस फॉर्मेट में अपन रख सकते हैं कि जैसे कि 2 की पावर 2, यहाँ पर 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, और 3 और 30। तो ये हो गया 156 का गुणनफल रूप। इसी प्रकार 1000 का अपन करेंगे। तो 1000 का करते हैं तो 100, 2 से 500, फिर 2 से तो 250, 2 से जाएगा 125। अब किससे जा रहा है? अब 3 से नहीं जाएगा तो 5 से जा रहा है, 5 से जा रहा है 25, 5 से जा रहा है 5, 5 से जा रहा है 1। तो यहाँ पर 1000 जो संख्या है उसका अपन लिखेंगे गुणनफल के रूप में। तो 2 गुणा 2 गुणा 2, 5 गुणा 5 गुणा 5। इसको इस फॉर्मेट में आप रख सकते हो कि 2 कितनी बार आ रहा है? 3 बार है। 5 कितनी बार है? तो 5 है 3 बार। तो 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3, इसको कहते हैं घातांक रूप, और इसको भी कहते हैं घातांक रूप। और ये वाला जो नंबर्स है ये नंबर्स होते हैं गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। उसके बाद में अपन करेंगे 510। तो इसमें सबसे पहले जा रहा है 2 का भाग, 2 का भाग दें तो कितनी बार जा रहा है? 2 बार। 5 बार जाएगा, फिर 5 बार जाएगा। अब क्या 2 का जा रहा है? 2 का नहीं जाएगा, 3 का जा रहा है। 3 8 24, 3 5 15। अब वापिस 3 का नहीं जाएगा तो 5 का जा रहा है। 5 एकम 5, 5 7 35। तो यहाँ पर वापिस 17 आएगा, 1 आ जाएगा, और इसको अपन गुणनफल के रूप में लिखेंगे। तो 510 को लिखेंगे अपन 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। ये हो गया 510 का गुणनफल रूप, ये 1000 का गुणनफल रूप, और ये 156 का गुणनफल रूप यहाँ हो चुका है। अब लास्ट जो संख्या बच रही है अपने पास में वो है 336। तो 336 का इधर अपन गुणनखंड कर दें। तो ये 2 से वापस भाग जा रहा है। 2 से जाने के बाद में अपन तो 2 एकम 2, 1 बार जाएगा, 1 बचेगा, 13 हो जाएगा, 6 बार जाएगा, फिर वापस 8 बार जाएगा, 8 बार जाएगा, फिर 2 का जा रहा है,
8 बार जा रहा है, 4 बार जा रहा है, फिर 2 का जा रहा है, 4 बार जा रहा है, 2 बार जा रहा है, फिर 2 का जा रहा है 21 बार, अब 3 का जा रहा है 7 बार, 7 का जाएगा 1 बार। तो इसको अपन गुणनफल के रूप में लिखेंगे तो यहाँ पर लिखा हूँ 336, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 बार है, गुणा 3 गुणा 7। इसको ये सभी नंबर्स अलग अलग रूप में हैं, यहाँ पर कोई सा नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए घातांक रूप में इस प्रकार से रहेगा। इसके ऊपर पावर लगा सकते हैं। इसमें अपन 2 4 बार आ रहा है, 2 कितनी बार आ रहा है 4 बार, 2 का 4 हो गया, गुणा 3 गुणा में 7। तो इस प्रकार से अपन ये क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं और ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया है। गुणनफल सीधा डायरेक्ट पूछता है, गुणनफल रूप में आपको व्यक्त करना है, जो भी नंबर दे रखा होगा उसमें कि 136 का गुणनफल रूप आपको नहीं लिखना है या फिर 336 का गुणनफल लिखना है, 156 का गुणनफल लिखना है, तो आपको डायरेक्ट ऐसे अभाज्य गुणनखंड करते हुए ये गुणनफल रूप में आपको रिप्रेजेंट करना है। तो ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और जो बच्चे शुरू से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं उसके लिए ये वीडियो बेटर होगा, तो उन बच्चों को, अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करें। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। सिद्ध कीजिए कि √3 अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि √3 अपरिमेय संख्या है। तो इस √3 को अपन विरोधाभास विधि से अपन सोल्व करेंगे। विरोधाभास विधि होती क्या है पहले ये समझ लेते हैं। विरोधाभास विधि होती है कि जो सबसे पहले जो अपने पास संख्या दे रखी है √3, वो √3 में से अपने को उस संख्या को परिमेय संख्या मानना है, मतलब विरोध करना है। किसका विरोध करना है? इस क्वेश्चन का विरोध करना है कि जो क्वेश्चन लिखा हुआ है गलत है, हमने अलग से माना है और हम इसको मानेंगे कि परिमेय संख्या है। तो √3 को सबसे पहले क्या मानेंगे? परिमेय संख्या। जैसे जैसे इसको सोल्व करते रहेंगे लास्ट में जाके अपने पास एक स्टेप ऐसी आएगी कि जो हमने माना था वो हमने गलत मान लिया, मतलब जो हम मान रहे थे उसको अपन प्रूफ नहीं कर पा रहे। तो जो भी अपन मेथड जैसे सोल्व करेंगे विरोधाभास विधि से तो ये गलत हो जाएगा, और जब गलत होगा तो वापस अपन क्या कह देंगे कि √3 क्या हो रहेगी? अपरिमेय संख्या रहेगी, ये परिमेय संख्या नहीं है। तो इसको कहते हैं अपन विरोधाभास विधि। विरोध, क्वेश्चन का विरोध करके अपन उस क्वेश्चन के विपरीत चल के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, इसीलिए इसका नाम विरोधाभास विधि। ठीक है, तो सबसे पहले माना √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। सबसे पहले ये मानना है। इधर अपन एक लाइन बना देते हैं क्योंकि क्वेश्चन बड़ा होने वाला है, तो आधा इधर और आधा इधर हो जाएगा, कंप्लीट मिटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो परिमेय संख्या मान ली, और परिमेय संख्या इस प्रकार से लिखते हैं क्या? √3 P/Q। यहाँ पर Q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी, जिंदगी में कभी भी P की वैल्यू 0 नहीं होगी। अगर P की वैल्यू 0 हो गई तो क्या बन जाएगी? वो अपरिमेय संख्या। P व Q सहअभाज्य अभाज्य संख्या है जिनका HCF क्या होता है? 1। अब मैंने P और Q का सहअभाज्य संख्या मान ली, ये बहुत आसान हो जाएगा यहाँ से। अगर इसमें HCF लास्ट में जाके जहाँ पर अपन सोल्व कर रहे हैं उसमें प्रूव करने के अंत में अगर HCF 1 मिलता है तो ये अपने जो माना है वो सही हो जाएगा। अगर 1 नहीं आएगा तो ये पूरा का पूरा गलत हो जाएगा, पूरा जो हमारा सॉल्यूशन है, जो हल है, वो पूरा गलत हो जाएगा। तो इसको अपन आगे करते हैं। तो यहाँ से अपन क्यों कोई 3 के पास भेजेंगे, √3 के पास में, तो ये बनेगा √3 Q और P। समीकरण नंबर 1 इसको देना है। फिर इसके बाद में समीकरण नंबर 1 में आपको क्या करना होगा? दोनों तरफ आपको बोथ साइड दोनों तरफ वर्ग करना होगा। क्या करेंगे? वर्ग, दोनों तरफ कर दो वर्ग। तो वर्ग करेंगे तो P² दोनों तरफ वर्ग कर दिया। √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर होता है 3। कितना होगा? 3। तो यहाँ पर 3, Q का Q², P का P², 3 को उधर पक्षांतर में कर दो तो Q² = P²/3। अब यहाँ पर P² 3 से डिवाइड हो रहा है। P² किससे डिवाइड हो रहा है? 3 से। जैसे कि मैं यहाँ पर 15 लूँ और 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225।
225 अगर 5 से डिवाइड होता है, 225 अगर 5 से डिवाइड होता है तो ये जो 15 है वो 5 से डिवाइड नहीं होगा, क्या हो रहा है। तो यही कहने का मतलब है यहाँ पर कि अगर पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है 3 तो पी को भी डिवाइड करेगा 3। यहाँ पर लिख दो पी स्क्वायर या फिर 3 पी स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है, ठीक है। तो 3 किसको विभाजित करेगा, पी को भी विभाजित करेगा, पी को भी विभाजित करेगा। पी स्क्वायर किससे विभाजित हो रहा है, 3 से, तो पी भी 3 से विभाजित होगा। इस स्टेटमेंट को अपन किस प्रकार लिखें, तो यहाँ पर अपन देखते हैं। तो जो स्टेटमेंट यहाँ पे दे रखा है उस स्टेटमेंट का तो ये हो गया, ठीक है। जो स्टेटमेंट है उसका अपन यहाँ पर एल्जेब्रिक मेथड लिखेंगे। तो P अपॉन में 3 इक्वल टू, इसको मान लेते हैं, मान लीजिए कुछ भी यार, मान लीजिए, ये मान लिया हमने। 3 को दे दे तो P बराबर में 3A, कितना मिलेगा, 3A। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 से मान किस में रख दो, समीकरण नंबर 1 में रख दो। समीकरण नंबर 1 कहाँ पर है, ये समीकरण नंबर 1 में, ये दोनों का मान रख रहे हैं। तो यहाँ पर √3 Q इक्वल टू, यहाँ पर P के स्थान पर 3A रखना है, तो 3A। अब इसका कर दो दोनों तरफ वर्ग, वापिस जैसे यहाँ पे वर्ग किया वैसा का वैसा आपको यहाँ पे वर्ग करना है, ठीक है। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर तो √3 Q का होल स्क्वायर, 3A का होल स्क्वायर, यहाँ पर क्या बन जाएगा, 3 Q स्क्वायर 9A स्क्वायर, 3 से डिवाइड हो गया 9 3 टाइम्स, तो Q स्क्वायर इक्वल टू 3A स्क्वायर, 3 इधर आएगा तो Q स्क्वायर बटे में 3 और A स्क्वायर। ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन सेम है, तो P स्क्वायर डिवाइड हो रहा है किससे, 3 से, Q स्क्वायर डिवाइड हो रहा है किससे, 3 से। तो हमने क्या लिखा, 3 P स्क्वायर को विभाजित करता है तो 3 P को विभाजित करेगा। यहाँ पर वही लाइन लिखनी है, 3 Q स्क्वायर को विभाजित करता है तो 3 Q को भी विभाजित करेगा। अगर 3 Q स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 3 Q को भी विभाजित करेगा। ये जो स्टेटमेंट है वो ये रहा। इस स्टेटमेंट को अपन यहाँ पर लिखें तो Q बटे में T बराबर B। मान लीजिए क्या जाता है अपने, मान लीजिए B है, मान लीजिए A था, तो यहाँ पर समीकरण नंबर सेकंड बनी। यहाँ से अपन इसको सोल्व करेंगे तो क्वेश्चन नंबर यहाँ से 3 मिल जाएगी। 3 को इधर भेज दो तो 3B, समीकरण नंबर 3। अब समीकरण नंबर 3 और 2, एक तो इससे और एक इससे, P और Q क्या था, सहभाज्य का एसयू कितना होता है 1। तो यहाँ पर समीकरण नंबर 2 व 3 से 2 तो क्या है 3A, 3 क्या है 3B, इन दोनों में क्या मिलेगा अपने पास, क्या मिला 3 मिला। मिलना क्या चाहिए था, 1 मिलना चाहिए था, अपने को मिला 3, मतलब कॉमन आ रहा है, उभयनिष्ठ बन रहा है 3, इधर उभयनिष्ठ या HCF आता है 1, तो HCF 1 नहीं मिल रहा है, HCF 1 नहीं मिल रहा है, मतलब ये जितना भी हमने किया है, ये पूरा सॉल्यूशन किया है, वो क्या होगा, गलत हो चुका है। हमने जो माना था वो क्या हो गया, गलत। तो इसको कहते हैं विरोधाभास विधि, यही होती है विरोधाभास विधि। इसके मिलेंगे 2 नंबर, ये क्वेश्चन आता है 2 नंबर का। तो यहाँ पर P व Q का HCF, किसका
पी क्यू का एचसीएफ कितना मिला है आपको 3, जबकि कितना होना चाहिए था एचसीएफ पी व क्यू का होना चाहिए था 1, जो 1 नहीं मिल रहा है। अतः यह विरोधाभास यह विरोधाभास हमारी गलत धारणा के कारण उत्पन्न हुआ है। यह विरोधाभास हमारी गलत धारणा के कारण उत्पन्न हुआ है कि √3 एक परिमेय संख्या है। क्योंकि हमने क्या माना था वहाँ पे √3 को परिमेय संख्या मान रखा था, और ये जो विरोधाभास है वो मतलब अपनी धारणा को गलत साबित कर रहा है। वहाँ पर एचसीएफ कितना मिल रहा है 3 एचसीएफ, जबकि मिलना कितना चाहिए था 1। तो यहाँ पे एचसीएफ 1 नहीं मिल रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, जो हमने माना था वो गलत हो गया, मतलब हम गलत हो गए। तो पहले क्या था, जो पहले था वही लाइन अपन यहाँ पर लिखेंगे। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये क्वेश्चन अब जाके सोल्व हुआ है। ठीक है दोस्तों।